Hello dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is your Vinay sir. आप लोग सबको स्वागत है. Dear friends, you know, today we have started a series for the preparation of board as well as for the preparation of IIT-JEE. दोनों ही अभी एक सीजन चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एग्ज़ाम सीजन. एग्ज़ाम सीजन आ गई है और हम लोग ये कहेंगे कि आपका जनवरी में ही आपका IIT के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और फरवरी मार्च के बीच में आपका बोर्ड भी हो जाएंगे. अप्रैल तक सारे लोगों का एग्जामिनेशन जितने भी बोर्ड वाले होंगे सबका ओवर हो जाएगा 12th का. उसके बाद नीट का भी पेपर हो जाएंगे. तो हम लोग यूँ कहेंगे कि अब एग्जामिनेशन का सीज़न स्टार्ट हो गया है और ये कहते हैं ना कि ठंडा में भी गर्मी ले लाने वाला जो सीज़न है वो परीक्षा का सीज़न होता है, एग्ज़ाम का सीज़न होता है. तो गेट रेडी टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. और अब इस एग्जामिनेशन को हम लोग दो मॉडल में दो पैटर्न पे तैयारी करने जा रहे हैं और आपको बैलेंस ही बनाना है कि हम किस तरह से तैयारी करें एग्ज़ाम का, सो दैट कि वी कैन एक्सेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. इट मीन्स वी शुड स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस and laid the very good foundation for the competitive level of the preparation. मतलब ये है कि थ्योरी को आप इतना अच्छा से क्लियर करके रखें और थ्योरी लिखने का भी हैबिट इतना अच्छा से डेवलप करें कि आपको बोर्ड में बहुत ही बेहतर नंबर आ जाए और साथ में उस थ्योरी का यूज करते हुए एप्लीकेशन द थ्योरेटिकल पार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करें सो दैट कि वी कैन क्रैक द कम्पिटिटिव लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इन द सिंगल अटैम्प्ट. तो ये हमारे लिए अभी चैलेंज है और आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोग अपने आप को दो लेवल में किस तरह से बैलेंस करें. और दोज हु आर स्मार्ट इनफ एंड दोज हु विल बैलेंस for the preparation of the board as well as for the preparation of the competitive level of the examinations, I think so कि that student will excel everywhere, either board हो तब या आपका competition हो तब. तो अभी हम लोगों ने ये दो पहलू दो लेवल पे काम करने जा रहे हैं. एक एकेडमिक लेवल जिसको हम लोग बोर्ड लेवल में कह रहे हैं, उसका मॉडल क्वेश्चन आया हुआ है, उसे हम डिस्कस करेंगे और लगे ही नेक्स्ट सीरीज में ही हम एक कोई अगर मॉडल क्वेश्चन हम एक अगर डिस्कस कर देते हैं किसका फिजिक्स के लिए, तो हम फिजिक्स का दूसरा पार्ट में हम IIT का लास्ट ईयर में जो पेपर्स आए हुए हैं ना, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो भी पेपर्स आए थे ओरिजिनल पेपर्स को, क्योंकि आई थिंक सो कि अभी तक जितने भी लोग हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एग्जाम नहीं हो गए हैं तो उन लोगों का सिलेबस को कोशिश उम्मीद करते हैं कि सबका खत्म हो गया होगा और थोड़ा बहुत भी होगा तो जस्ट रिवाइज इट क्विकली, क्योंकि मेजर पार्ट तो जरूर खत्म हो गया होगा और आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे. तो बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पैटर्न पे आते हैं कि आखिर बोर्ड जब एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है. तो क्वेश्चन का पैटर्न को जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है. थोड़ी सी आप जान लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स में 48 होंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स 70 का होगा थ्योरी में और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में होंगे. तो कोई टेंशन ही नहीं, 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं. उसमें 48 में आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे 1 से 25 नंबर 1 to 25 होंगे, जो इच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क्स एंड मतलब 25 इंटू 1 25 मार्क्स है. इसमें ऑलमोस्ट लोग स्कोर कर ही लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं. तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम भी क्विकली इसको रिवाइज करा देते हैं एंड रैपिडली क्विकली एंड फास्टली, सो दैट कि वी कैन कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. राइट, थोड़ी सी हम स्पीड चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये इजी सेक्शन है. जस्ट हम हवा लगा दे रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे पैटर्न आएगा. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको 26 to 34 होंगे. दैट इज आंसर एनी 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस टोटल होंगे, उसमें से 7 को लिखना है. जो भी 1 नंबर के होंगे तो 7 into 1 7 मार्क्स ये भी हो गए हैं. और आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है 35 to 48. यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर 7 होंगे. राइट, टोटल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितने होंगे 7 होंगे. 7 में से 6 का आपको जवाब देना है. ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स मतलब 18 मार्क्स यहाँ आपको मिल रहे हैं. तो ये आपका 25 हो गया, ये भी आपको 25 हो गए, 50 मार्क्स हो गए. और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हम लोग 43 to 48 होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. राइट, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. टोटल 70 है. और अगर प्रैक्टिकल में 30 में 30 मिल जाते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे स्कोर करते हैं, तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट को 98 99 नंबर आए हुए हैं फिजिक्स में.
तो ये आपको टफ नहीं है कि आप नहीं स्कोर कर सकते हैं, यू कैन स्कोर वेरी इजीली। बस थोड़ी सी राइटिंग पैटर्न नीट एंड क्लीन कॉपी को रखें और सजा करके कॉपी को लिखें और कोशिश करें कि न्यूमेरिकल से एक भी मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन अगर बहुत अच्छा करके फॉर्मूले अगर आपको याद है सारे के सारे, तो छोटे न्यूमेरिकल्स में तो मिस्टेक होना ही नहीं है। हाँ, उसका एडवांस लेवल में हम लोग कैसे बहुत अच्छा कर पाएंगे इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। बट आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते हैं कि चार्ज डेवलप्ड ऑन द एनी मैटर इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। पहला बात है कि किसी भी सरफेस पे किसी भी मैटर पर अगर चार्ज डेवलप होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में डेवलप होता है, और साथ में चार्ज इज डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आने जाने से चार्ज डेवलप होती है। आप इतने समझिएगा, किसी भी मैटर से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल के हटा देंगे दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैटर पर प्लस चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से मैटर में एंट्री मार दिया हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिव चार्ज। इट मीन्स चार्ज डेवलप ऑन एनी मैटर इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इट हैपेंस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ चार्ज। फार्मूला का अगर बात करेंगे तो हमारे पास है Q इक्वल टू NE। ध्यान रखिएगा, ये वाला वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए, ये किसी भी कीमत पर इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या कह रहा है, तो संख्या 1.5 1.2 नहीं हो सकता है। जब कभी होगा तो 1 2 3 4 20 50 75 वट एवर द बिना नंबर, बट ये इंटीग्रल नंबर होगा। तो इंटीग्रल नंबर पे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे और 1.6 से, तो यहाँ से देखिए Q का मान है, ये है N इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये देखिए कि 1.6 का मल्टीपल में अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये 1.6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 1.6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। आप यहीं से देख करके बता दीजिएगा कि 1.6 का मल्टीपल यहाँ पर है। तो ये देखिएगा, आप लोग ये रख दीजिएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम है। अब इसको n का मान निकालिएगा तो दिस इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Dear friends, if you cut it then you will get this is 2 into ऊपर में आपका 10 आ जाएगा, this is 20 नंबर। तो 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी 20, इट इज़ पॉसिबल। और ऐसे भी हम शॉर्ट में देख करके आपको ऐसे बता दिए है ना। अब ऐसा है when charge Q is placed in the electric field, जब कभी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो हम लोग सब जानते हैं कि चार्ज पे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बट इस फोर्स का कॉन्सेप्ट खाली आप जान लीजिए, शॉर्ट में हम लोग आपको रिवाइज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड अगर इसमें हम कोई चार्ज प्लस Q रख देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा और दिस इज इक्वल टू QE ऐसे लगेगा, राइट। अगर आपका फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए ऐसे है, राइट ना, और यहाँ माइनस Q चार्ज है तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू QE, फोर्स का डायरेक्शन पलट जाएगा। तो अब समझिएगा कि अगर आप चार्ज पॉजिटिव है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वट एवर बी द फील्ड, देन फोर्स ऑन द चार्ज विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दूसरा बात है कि अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी डायरेक्शन नहीं पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर पूछा हुआ है। अगर डायरेक्शन पूछा तो प्लस चार्ज रहेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज रहेगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग फोर्स कहते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। देखिए भैया 3 गो कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया हुआ है, ऐसे ये देखिए कनेक्शन कर दिया गया है। और ये आप लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस में जो पैरेलल होता है ना, देख रहे हैं ना, रेसिस्टेंस में पैरेलल और सीरीज का उल्टा कैपेसिटर में चलता है। मतलब अगर कैपेसिटर में पैरेलल है तो रेसिस्टेंस वाले का सीरीज का रूल लगा दीजिए। इसका मतलब ये C है, ये C है, ये C है, तो C इक्विवेलेंट की बात कीजिएगा तो सीरीज के नियम से कह दीजिएगा C प्लस C एंड दिस इज इक्वल टू 3C। तो डियर फ्रेंड्स, या हियर योर वैल्यू, अगर आप लोग सीरीज में इसको जोड़ते
तो हम लोग 1/c 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 c/3 हम लोग को चॉइस आता। ये c/3 आता कब? जब हम इसको सीरीज में जोड़ देते तब। इतना ध्यान रखना है कि आपका जो रेसिस्टेंस में कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं उसका रिवर्स लेना है। मतलब रेसिस्टेंस में जो आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, कैपेसिटेंस में वो पैरेलल में रूल लगाते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया हुआ है। अब आगे देखिए यहाँ से, गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है के लिए विद्युत फ्लक्स। चलो न्यूटन, हम लोग क्या कहना है भैया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेज द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस। चलो भैया, हम लोग सब जानते हैं फ्लक्स बाय द गॉसेस लॉ कि टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका ये है, E/dA, फ्लक्स का एक नियम इधर से है, ओवर द होल क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज टाइम्स 1/ε0। ये देखिए टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 1/ε0। तो फ्लक्स का मान हम लोग यहाँ से अगर ले लेते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज आपके पास कितना कितना है, फटाफट हम लोग जोड़ देते हैं। ये देखिए -14 नैनो कूलम है, प्लस यहाँ से हम लोग लेते हैं 78.85 है, और साथ में हम लोग को -56 है, और ये नैनो कूलम है डियर। तो हम लोगों ने यहाँ से 10⁻⁻99 कर देते हैं, तो कूलम में ले आए हैं, और E वाला वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इप्सिलॉन का वैल्यू होता है ना, इप्सिलॉन का वैल्यू होती है, देखिएगा ये निर्वात वैक्यूम का परमिटिविटी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब अगर जैसे ही आप इसको कट मारिएगा तो आपके पास वैल्यू आने वाला है, यहाँ देखिए 14 है, 56 है, 70 है, माइनस प्लस है, सबको कीजिएगा तो 8 पॉइंट आपके पास वैल्यू कितना आ रहा है, चेक इट, 8.85 इंटू 10⁻⁻9, और नीचे वैल्यू है 8.85 ओके इंटू 10⁻⁻12। इसको कट कर दीजिएगा तो ये वाला 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपके पास है 10⁻3। ये देखिए आपको दिस इज योर वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकाल लीजिए। तो हियर फ्लक्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द एरिया। तो फ्लक्स होता क्या है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। कैसा रिलेशनशिप, तो स्केलर मल्टीपल होते हैं। दूसरा कहता है कि 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हम लोग दूसरा वाला पार्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने निकाल लिया है। अब ये कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू हमारे पास ये देखिएगा है C इज इक्वल टू, अगर एयर से रखे हुए हैं और तो इसका वैल्यू आ जाता है C इज इक्वल टू ε0A/d। A है प्लेट का एरिया और D है डिस्टेंस, और इसके बीच कुछ है नहीं ना। अब ये कह रहा है कि when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच हम लोग कोई मीडियम डाल देते हैं। अगर ये मेरा कैपेसिटर वैल्यू है, इसके बीच मीडियम हम लोग डाल देंगे जिसका कि वैल्यू 5 है, तो हम लोग साथ जानते हैं C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू ε0A/d हो जाती है। इसका मतलब सीधा सीधी बात ये है कि हमारे पास जो नया वाला वैल्यू आ जाएगा Cm इज इक्वल टू 5 टाइम्स, इसका वैल्यू हम लोगों ने C लिखा हुआ है, दिस इज 5C वैल्यू। न्यू वैल्यू आपको कितना आ गया, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, तो 5 गुना बढ़ गया तो 500 में हम लोग टिक मार देंगे ना। 5 गुना हम लोग का कैपेसिटेंस वैल्यू हो गया है, तो 100% अगर C था तो अब हम लोग को 500% हो गया है। ओके, तांबे की छड़ के विशिष्ट प्रतिरोध ना भैया, तांबे के पतले तार की तुलना में। अच्छा, ये जो कह रहा है द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर, ध्यान दीजिएगा, रॉड ऑफ कॉपर कंपेयर टू थिन वायर, भैया दोनों कॉपर का ही है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल होते हैं। ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस बोलता तो हम लोग थिकनेस पर, हम लोग डायमीटर पर, रेडियस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, बट रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द रो, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, depends on the type of the material, depends on the types of the material, depends on the type of the material,
तो डियर ये देखिएगा टाइप ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल कॉपर का है इसीलिए हमारे पास रह जाएगा सेम। लेकिन अगर रेसिस्टेंस रहता आर तो हम लोग कह देते हैं रो एल बाई ए। तो ध्यान रखिएगा जिसका ए हम लोग को ए मतलब ऐसे लिख देते हैं रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग मोटा रहता ये आर का मान बड़ा होता तो रेसिस्टेंस का मान छोटा, और आर का मान कम होता मतलब पतला तार होता तो रेसिस्टेंस का मान बड़ा होता। लेकिन ये रेसिस्टेंस मटेरियल पर और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, इसलिए रेसिस्टेंस में कह सकते हैं कि रॉड और तार का अलग अलग होगा, बट रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल कॉपर है, चाहे रॉड रहे, चाहे तार रहे, चाहे और किसी तरह का कोई चीज़ रहे, मटेरियल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर सेम है। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके पास आ गया है। अब आपको कहेंगे ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा हम लोग को कहते हैं कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ हम लोग ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्ट वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये देखिएगा अगर ये रेसिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई अलाउ कर दीजिएगा, तो इसके बीच जो वोल्टेज डेवलप होगा दो एंड के बीच में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब, अदरवाइज टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा तो डियर फ्रेंड्स रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है मेटल का टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रहेगा तभी तो V बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। ओम्स लॉ वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तब। ये देखिएगा आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन सेक्शन है। फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट देन करंट इज इक्वल टू, भाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, या यूँ कहेंगे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी पॉइंट। तो जैसे ही हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ का रूल को लागू करेंगे तो ये देखिए डियर यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ से बात करेंगे तो वैल्यू ऐसे आ रहा है, देख लीजिए। ये देखिए हम लोगों ने मार्क कर दे रहे हैं दिस इज 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो यहाँ पर आपको 4 एम्पियर हो गया। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। कह रहे हैं ना टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, या टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। 4 एम्पियर का आ रहा है, 1 एम्पियर इधर चला गया तो 3 एम्पियर इधर जाएगा ही जाएगा। अब हमारे पास ये कह रहा है कि अगर इधर 1.3 चला गया और 3 में से 1.3 को हटा दीजिएगा तो आपके पास वैल्यू 1.7 आ जाएंगे। जोड़ लीजिए तो आंसर आपके पास 1.7 एम्पियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम का एप्लीकेशन दिया हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू डियर जानते हैं कि फ्लक्स का मान क्या होता है। तो फ्लक्स का मान क्या होता है, फ्लक्स का मान वेबर होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अब आपके पास निकालना है बी का डायमेंशन, तो ये देखिएगा ये वाला है वेबर, एसआई सिस्टम में हम लोग कह देते हैं वेबर, और ये वाला में है मीटर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहानी है। ये देखिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ना। देखिए नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड बी, इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम लोग कहते हैं। आई करंट पर डिपेंड करता है और म्यू नॉट टाइप ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड कर जाते हैं। तो हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है, ये करता है इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट हमको रेडियस से लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस हम लोगों ने इस बात को कह दिया करंट और नंबर ऑफ टर्न पे। और टाइप ऑफ द मटेरियल वी पुट इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में अगर आप इसे देखिएगा, और इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ टर्न कितना है पर यूनिट लेंथ, करंट इसमें कितना दे रहे हैं और इसमें कौन सा मटेरियल हम लोग रखे हुए हैं। अगर कोई मटेरियल नहीं रखे हुए हैं तो म्यू नॉट हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस लेते हैं, राइट। अगर यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल रख दीजिएगा तो बी फील्ड और बढ़ जाएगा। और अगर ये फाइनाइट रहेगा तो फाइनाइट के लिए हम लोगों ने वैल्यू लिखते हैं 1/2 म्यू नॉट एन आई, और ये है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर ये फाइनाइट सोलेनॉइड होगा ना तब ये हम लोगों ने लागू करते हैं
यहाँ से वैल्यू ये वाला θ1 और ये वाला θ2 लागू करता है। तो आप इसको याद रखें ये वाला वैल्यू कि इन्फिनिटली लॉन्ग अगर सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे जो अंदर में होता है सोलेनॉइड के μ0 Ni होते हैं। ये सब पढ़े भी होंगे और ये फार्मूला का जस्ट यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हल्का है इसलिए लिटिल बिट हम फास्ट भी चल रहे हैं, क्योंकि जस्ट सब सुनते जाइएगा और अगर थोड़ा भी डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना है, आप बहुत ही आसानी से इसको आप काम कर लेंगे। सी दिस मींस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, तो बहुत ही आसानी से इसको पढ़िए। टू थिन लॉन्ग वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरीज अ करंट ऑफ I एम्पियर इन सेम डायरेक्शन। डियर देखो यहाँ से सेम डायरेक्शन में सेम करंट चल रहे हैं भैया, ये I है और ये वाला I है, सेम डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है डियर, d डिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड में आ जाएगा और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन है, जस्ट इसको हम लोग ऐसे रखते हैं तो इस पॉइंट पे आएगा तो आउटवर्ड, इस पे रहेगा तो इनवर्ड। तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को अंदर की ओर बाहर की ओर आ गया, और जैसे ही बाहर रखिएगा तो हम लोगों ने राइट हैंड आपको बताए हुए हैं दिस इज द फोर्स डायरेक्शन और दिस इज द फोर्स डायरेक्शन, मतलब अट्रैक्शन कर रहा है। और हम लोगों ने अट्रैक्शन के लिए लिखते हैं μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। ये देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का मान होते हैं, और यहाँ I1 I2 बराबर है तो हम लोग कह देंगे μ0 I स्क्वायर बाई 2 पाई d। देखिए तो r के जगह पर है μ0 I स्क्वायर 2 पाई d, कहाँ है भैया μ0 I स्क्वायर 2 पाई d विथ ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स विथ ईच अदर। अगर अपोजिट में रहता तो आपका ये रिपल्सन करता, अपोजिट में रहता तो ये आपका रिपल्सन करता। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हुए हैं कि जैसे अगर ये करंट कैरिंग वायर होता है, अगर आप इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ये कर्ल घूमता है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट खींचेगा, तो यहाँ पर पॉइंट रहेगा तो अंदर की ओर और यहाँ आएगा तो बाहर की ओर। ध्यान रखिए, तो जैसे हम इसको पकड़ लेंगे तो इसका पॉइंट इसके ऊपर आएगा अंदर की ओर, और इसको पकड़िएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, और फील्ड डायरेक्शन ये करंट का डायरेक्शन है, ये वाला फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन। ये देखिए हाथ ऐसे रख दिए, इस पे हाथ को ऐसे रख दिए। तो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिस रूल से पढ़े हुए हैं आप पढ़िए, बट दिस इज द वैल्यू अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ μ0 I स्क्वायर 2 पाई d। चल भैया, हम लोगों ने यहाँ पर मान करेंगे जो SI यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तरह से रहेगा, तो इसका मात्रक है, आप ये देखिए हेनरी है, जूल एनर्जी का है, कॉलम चार्ज का है, वेबर फ्लक्स का है। हेनरी आपका सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी अगर पूछेगा तो आपके पास ही वही यूनिट आएगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट विच ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, दिस लॉ नेम्ड एज लेंज लॉ। आप लोग सब जानते हैं लेंज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF ए कॉइल इज सेटअप इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज, मतलब किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में या कॉइल के साथ वेरिएबल फ्लक्स लिंक्ड हुआ, जिस तरह से वेरिएबल फ्लक्स लिंक्ड होगा तो उसमें इंड्यूस्ड EMF सेटअप होता है, और ऐसा सेटअप होता है कि जिस कारण से, जिस कॉज से सेटअप हुआ उसी को अपोज करता है। इसी को कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल सेटअप इन सच ए वे दैट इट अपोजेज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इसी को हम लोग कहते हैं लेंज लॉ। मतलब जिस कारण से इंड्यूस्ड EMF किसी कॉइल में पैदा होता है वो अपने कारण को ही अपोज करता है, इसी को हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लागू है। अब ये देखिए फ्राडे लॉ, ये लिखा हुआ था फ्राडे लॉ, हाँ यहाँ से लिखा हुआ था जो लेंज लॉ डायरेक्शन के बारे में जो बात करता है लेंज लॉ। ओम्स लॉ आप समझिए गए कि V = IR का रूल लागू करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डेवलप्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लेंज लॉ आप समझ गए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ द टोटल EMF इन ए लूप इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट सेकंड लॉ कहता है। थर्ड लॉ कहता है फ्राडे लॉ। फ्राडे लॉ आपको कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF ना। तो इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है फ्राडे लॉ, और डायरेक्शन के बारे में बात करता है लेंज लॉ। और आपका सर्किट थ्योरम जो सॉल्व करने के लिए जो लॉ होती है, पॉइंट का रूल होता है, लूप का रूल होता है, किरचॉफ्स का लॉ होती है। तो ये चारों लॉ को आप थोड़ा सा समझ लें कि ओम्स लॉ होता है जब किसी रेसिस्टेंस से हम करंट को अलाउ करते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस में वोल्टेज डेवलप हो जाता है, बशर्ते टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वोल्टेज डेवलप ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये ओम्स लॉ कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल,
induced EMF coil is set up in such a way that it opposes the cause by which it is produced. डायरेक्शन इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऐसा सेटअप होगा कि जिस कारण से सेटअप होगा उसी को अपोज कर देता है। ध्यान में रखिएगा, किरचॉफ लॉ 2 गो रूल है सर्किट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहां ओम्स लॉ फेल कर जाता है और या नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हम लोग सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सर्किट का प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग किरचॉफ के नियम लेते हैं। उसमें 2 रूल है। नंबर 1 पॉइंट रूल है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और नंबर 2 रूल है वो लूप रूल कहते हैं, मेश रूल कहते हैं, राइट। और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये लाइनिंग सब पूछता है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और वो कहता है कि टोटल लूप में जितना ईएमएफ का जोड़ होगा सबका सम्मान 0 के बराबर होगा। सम ऑफ द टोटल ईएमएफ इन ए लूप इज इक्वल टू 0 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर है। और फ्राडे लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल ना। ये बताता है फ्राडे लॉ कि किसी कॉइल में कितना बड़ा ईएमएफ सेटअप होगा, और डायरेक्शन के बारे में बोलता है लेंज लॉ। तो ये चारे लॉ को आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए और आप लोग 1, 2 बार 3 बार सुनिए इसको। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेसिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द साइनसॉइडल करंट, ये देखिए आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्टेडी करंट। हम लोग IRMS करंट के डियर हम लोग बोलते हैं IRMS करंट जो है AC करंट के बदले में हम लोग को मिलता है जो इक्विवेलेंट DC सोर्स के बराबर होता है। देख IRMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर करंट, अगर कोई AC करंट है और AC करंट का आप मैग्नीट्यूड सब जानते हैं कि वेरिएबल है। AC करंट का आपका मैग्नीट्यूड देखने से क्या लग रहा है भैया, साइन का ग्राफ है तो ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के बदले में हम लोग देखिए कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट का मान निकालते हैं, उसी को हम लोग IRMS कहते हैं। इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट दैट सीम्स लाइक ए DC करंट, उसको RMS वैल्यू कहते हैं और उसका मान होता है I0/√2। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर I0 आपको दिया हुआ है, कहाँ गया भैया, ये इक्वेशन देख लीजिए, ये देखिए आपको I0 दिया हुआ है तो I0/√2 और √2 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 0.707I0, ये वाला जो वैल्यू है ये देखिए। तो इक्विवेलेंट DC करंट जो हम लोग मानते हैं AC करंट के बदला में, वो पिक वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए ऊपर वाले को पिक वैल्यू कहते हैं, जिसको चोटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पिक वैल्यू कहते हैं। और करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर एकदम हाईएस्ट वैल्यू हो गया। तो एवरेज वैल्यू एगो आप फुल साइकिल में निकालिएगा, तो फुल साइकिल के एवरेज वैल्यू को ही हम लोग RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, जिसका कि मान इक्विवेलेंट कांस्टेंट वैल्यू आता है और उसका मान है 0.707I0। ये फार्मूला यहाँ से आप लोग डाल दीजिएगा। नीचे लिखता है द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। वाओ, ये आपकी कहानी है। ये देखिएगा रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रहा है भाई, बहुत ही आसान चीज दिया हुआ, ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, तो नॉर्मल की ओर कहें बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं उल्टा चलता। अगर हमारे पास ये है रेयरर और ये है डेंसर, अगर उल्टा चलता मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रहता डेंसर, ये रहता रेयरर, तो ऐसे आ करके और दिस वे ये भागता। तो हमारे पास कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड घट जाती है, ऐसा इसलिए होता है। द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग सब जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में जो फिनोमेना होती है, ऑप्टिकल फाइबर दैट बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग कोई भी सिग्नल को लाइट में बदल देते हैं और लाइट जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, हेयर थिन स्ट्रैंड, हेयर की तरह, बाल की तरह पतला एकदम रेशा की धागा की तरह चीज होती है ऑप्टिकल फाइबर। एंड इट इज मेड ऑफ 2 टाइप ऑफ द थिंग्स, दैट इज कोर, अंदर वाले पार्ट को कोर कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को जो हम लोग कह देते हैं क्लेडिंग कहते हैं। अंदर वाला जो मटेरियल हो जाती है ये डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये वाला डेंसर हो जाते हैं, ये वाला रेयरर होते हैं। यहाँ पर आपका TIR होते हुए सारे जो है लाइट एक सिग्नल से, एक पाथ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होते हुए निकल जाती है। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, हेयर थिन स्ट्रैंड which is made of the 2 type of the materials, inner part that is called core,
विच इज जिसको हम लोग कोर कहते हैं, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, एंड आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिवली लो, एंड TIR टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस। ये TIR इंटरफेस पे होते हुए हमारे पास सिग्नल जो हो जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत फास्ट, दैट इज लाइट की स्पीड से ट्रांसफर होता है। ये कहानी है ऑप्टिकल फाइबर का। इसका मेडिकल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक बहुत ही ज़्यादा यूज है, और कम्युनिकेशन में तो कहना ही नहीं है। आज के डेट में जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं वो एयर एंड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही हो रहा है ना। अब देखिएगा, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस हो जाते हैं, एक आपका ऑब्जेक्ट की तरफ हो जाता है और दूसरा वाला होता है आई पीस की तरफ। आई पीस वाला जो इमेज होता है वो बड़ा बना जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वाला जो हो जाते हैं वो आपको रियल इमेज बनाएगा। रियल देख रहे हैं ना, रियल डिमिनिश्ड नहीं, रियल एंड लार्ज बनाएगा, रियल और लार्ज बनाएगा, रियल एंड लार्ज बनाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास जो वैल्यू है सो वर्चुअल डिमिनिश्ड नहीं। देखिएगा दो तरह से है, ये वाला है ऑब्जेक्टिव और ये वाला है आई पीस। इधर पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट इमेज बना I1 और ये वाला इमेज बना फाइनल I2। तो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो जैसा भी बनाता है इन्वर्टेड बनाएगा, ओके, और आपके पास रियल बनाएगा, लार्ज बनाएगा, उल्टा बनाएगा। और ये वाला जो चीज़ आई पीस है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह से उसी साइड में इन लार्ज इमेज बनाएगा। तो हमारे पास ये कह देंगे रियल है और लार्ज है। अगर इन्वर्टेड रहता तो हम लोग इन्वर्टेड, और रियल बनाएगा ही तो इन्वर्टेड होगा ही होगा ना। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये वाला वैल्यू है, ये क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय द, ध्यान रखिएगा, दो लाइट है द डुअल कैरेक्टर। आप लोग सब जानते हैं कि लाइट है द डुअल कैरेक्टर्स। न्यूटन जो पहली बार आया था उसने बोला था लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर होता है, राइट, बट उसने गलत क्या मान लिया था कि लाइट जो पार्टिकल कैरेक्टर है, पार्टिकल का मास होगा और अलग अलग कलर का जो लाइट का जो पार्टिकल होगा उसका साइज भी अलग अलग होता है। बाद में ये पता चला कि अच्छा ये तो गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया कि जो लाइट का जो पार्टिकल जिसको माना गया, ना तो उसका चार्ज होता है, ना तो मास होता है, ना तो साइज होता है, इसलिए न्यूटन्स ने गलत हो गया। लेकिन न्यूटन्स ने शुरुआत में माना था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर को माना था, जो बाद में गलत साबित हुआ। उसके बाद हाइजेंस ने सबको एक्सप्लेन किया वेव थ्योरी ऑफ द लाइट से। तो लाइट का वेव थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था हाइजेंस ने दिया हुआ था, ओके। न्यूटन ने पर्टिकुलर थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी दिया था जिसका नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, ओके। और हाइजेंस ने वेव थ्योरी का नाम दिया। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात किया था। मैक्सवेल ने क्या बात किया था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात किया, और फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन के बारे में बात किए थे। ये डिफ्रैक्शन के बारे में बात किए थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बात किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिए इन्होंने, और इन्होंने साबित कर दिया कि लाइट कैन मूव्स आइदर इन वैक्यूम और इन एनी मीडियम। मीडियम रहे तब भी लाइट चल सकता है और मीडियम नहीं रहे तब भी चल सकता है। और ये ट्रांसवर्स वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन से बनता है। ये मैक्सवेल साहब ने क्या इन्होंने कहा था वेव थ्योरी ऑफ द लाइट को दिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को वेव के आधार पे एक्सप्लेन कर दिया। और न्यूटन साहब ने कहा था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, दैट इज कॉर्पस्कल्स मतलब होता है पार्टिकल। तो लाइट को इन्होंने माना था कि पार्टिकल होता है, बट उन्होंने यही मानना गलत हो गया। तो पार्टिकल का मास था और अलग रंग के डिफरेंट कलर के पार्टिकल का डिफरेंट साइज भी था, ये इनका गलत था, इसलिए पार्टिकल थ्योरी को बाद में हटा दिया गया ना। अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ये पता चला कि अच्छा लाइट है द पार्टिकल कैरेक्टर आल्सो, बट नया बात ये हो गया कि पार्टिकल कैरेक्टर तो है, बिल्कुल पार्टिकल कैरेक्टर है, बट जो पार्टिकल है उसका ना तो चार्ज होता है ना तो मास होता है, और नाइदर चार्ज नोर मास वाला जो पार्टिकल कैरेक्टर होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन का सिर्फ एनर्जी होता है, नो चार्ज नो मास। अगर कभी पहचान में आया कि व्हाट इज फोटोन, तो नो चार्ज नो मास, ओनली देयर इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन। और ये कंसेप्ट मैक्स प्लैंक्स ने दिए हुए थे, राइट। तो अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो लाइट है द डुअल कैरेक्टर। अगर मॉडर्न में पूछेगा लाइट है क्या, लाइट का डिफिनेशन क्या है, तो लाइट है द डुअल कैरेक्टर, इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर।
क्लासिकल बॉडी से टकराता है तो वहाँ पर हम लोगों ने वेव कैरेक्टर की बात करते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से अगर आपको टकराता है लाइट तो वहाँ पार्टिकल कैरेक्टर को शो करता है। तो अभी अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहेगा तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द लाइट, देन यू हैव टू से लाइक दिस वन कि लाइट हैज द डुअल कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। फटाफट हम लोग आ जाइए इसमें। तो डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन द वाटर। देखिए भैया, तो कह रहा है कि फ्रिंज विथ क्या होता है। तो फ्रिंज विथ का आप लोग सब जानते हैं कि लेमडा डी बाई डी, सबको रटवाते हैं कि भैया लेमडा डी बाई डी, डी है स्क्रीन के और स्लिट के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है ना। आप समझिएगा ऐसे 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 डायग्राम अगर हम बना देंगे तो आपका ये देखिए स्क्रीन है और ये वाला आपको डी है और ये आपका बड़का डी है, राइट ना। तो फ्रिंज विथ जो आपके ऊपर यहाँ पर जो पैटर्न बनता है इंटरफेरेंस का, अगर स्क्रीन पर जो पैटर्न बनते हैं दो वेव को मिलने से, राइट, तो यहाँ डार्क और ब्राइट का पैटर्न मिलता है। इसका थिकनेस कहते हैं लेमडा डी बाई डी। अगर x का मीडियम में डाल दीजिएगा तो ये और ये चेंज नहीं करेगा, लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। और ये वाला d बाई डी है और म्यू का मान ग्रेटर देन 1 ऑलवेज होते हैं और ग्रेटर देन 1 होगा तो ये देखिएगा ये जो आपका है फ्रिंज विथ, ये जो भी मान हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ से चेक इट, जो भी मान हम लोगों ने ये लिए हुए हैं ये वाला मीडियम के साथ में, तो म्यू से डिवाइड कीजिएगा तो ये सीधा आपको आंसर में आ जाएगा कि डिक्रीज करेगा ना। कितना से डिक्रीज करेगा तो म्यू से आपको डिवाइड कर देना है। अब आइए de Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy is given by the symbol, ये तो सिंपल है, we know this one। हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू de Broglie wavelength h by mb होता है और इसी को कहते हैं h by p। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दिस वन। वेव आपके पास हम लोग जब बात करते हैं ये जो de Broglie कॉन्सेप्ट दिया था और de Broglie कॉन्सेप्ट ये सोच के दिया कि यू नो दिस वन कि इफ पार्टिकल विच इज सपोज टू बी इन द वेव फॉर्म सो इज द पार्टिकल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, लाइट जो है वो वेव का रूप में होता है जो जरूरत पड़ने पे पार्टिकल का नेचर को शो करता है। तो इसी को उल्टा de Broglie ने कहा कि अगर भैया कोई पार्टिकल है तो जरूरत पड़ने पर वेव भी शो करेगा, वेव के रूप में भी बिहेव करेगा। फिर से जो वेव है जरूरत पड़ने पर पार्टिकल का नेचर शो करता है, इसीलिए लाइट वेव विच बिहेव समटाइम्स एज ए पार्टिकल। तो लाइट है द डुअल कैरेक्टर। इसी को उल्टा de Broglie ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल है और सर्टेन बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है और छोटा पार्टिकल है हाई स्पीड से चल रहा है तो उसका जो मोशन को एक्सप्लेन हम वेव के कैरेक्टर से कर दे रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड देन वेव विद अटैच विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल के साथ, मूविंग मैटर के साथ जो वेव अटैच होता है उसको मैटर वेव कहते हैं और मैटर वेव का मान de Broglie ने दिया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p और इस p को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो हम लोग सब जानते हैं कि भैया एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो अब भैया यहाँ से देखिए तो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m अगर आ गया तो हमारे पास आ गया E। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। तो p इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 2m e का अंडर रूट। तो यहाँ से लेमडा का मान को हम लोग बैठा देते हैं h बाई 2m e का अंडर रूट। दिस इज योर वैल्यू, कहीं पे है तो ये देखिए h बाई 2m e अंडर रूट, दिस इज योर वैल्यू। इसी को हम लोग मैटर वेव कहते हैं। फिर से अगर आपको de Broglie वेवलेंथ की बात कहेगा तो इसको मैटर वेव भी कहते हैं। ये de Broglie कहता है कि इफ एनी पार्टिकल moves with very high speed then wave attach with the moving particle and wavelength attached with the moving particle, moving matter is called matter wave whose value is given by lambda equal to h by mv। राइट भाई, मैटर वेव की हम लोग ने बात कर दिया। तो एक होता है साउंड वेव, एक होता है लाइट वेव, एक होता है मैटर वेव। साउंड वेव को चलने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ता है। लाइट वेव को चलने के लिए मीडियम रहे चाहे नहीं रहे वो चलेगा ही, उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और ये मैटर वेव से स्मॉल पार्टिकल्स अगर मूव कर रही है बहुत हाई स्पीड से तो उसके जो मोशन होता है वेव के कैरेक्टर से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, या यूँ कहे कि उसके साथ वेव अटैच हो जाती है, उसका वैल्यू लेमडा का वैल्यू ये हम लोग को मिलती है। अब आइए, बोस मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई। बोस मॉडल ऑफ एटम में भैया कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ए सर्टेन ऑर्बिट ना,
एंगुलर मोमेंटम का मान जो होना चाहिए ये वाला वैल्यू L इज इक्वल टू mvr कहिए, या इसी को हम लोग आई ओमेगा कहते हैं। दिस इज इक्वल टू nh/2 तो ये देखिएगा हम लोग कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो वैल्यू होता है h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू का रहा है कहाँ का रहा है, फॉलोइंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, तो आराम से हम लोग इसको कह देंगे ये आपका प्रोपोजिशन था। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए ये कह रहा है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3, 4, 5, 6 टू n इक्वल टू 2। ध्यान रखिएगा एनर्जी लेवल अगर होता है 1, हम इसे बना दे रहे हैं फोटोग्राफ्स ना, आप लोग समझिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये एनर्जी लेवल का कह रहा है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर है n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4। अगर ऐसे है इलेक्ट्रॉन का जंपिंग 3 से 2 में हो जाएगा, 3 ये देखिएगा 4 से 2 में हो जाए, या आप लोगों को 5 से 2 में हो जाए, या इन्फानाइट से लेकर 2 तक हो जाएगा। तो अगर 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज कहते हैं, 2 में आएगा तो बामर सीरीज कहते हैं, और हायर लेवल से 3 में आएगा तो पैसिव सीरीज कहते हैं। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बामर सीरीज है, और बामर सीरीज ही है जो कि विजिबल में आता है। तो हम लोगों ने अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ एन स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी मीटर में लिखा है। व्हाट इज द मास नंबर। तो आप लोग सब फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग ये समझिए r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। आपके पास लिखा हुआ है 3.6 फर्मी मीटर इंटू 10⁻⁻12 इन दिस इज इक्वल टू, ये देखिए दिस इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू लिखा हुआ 1.2, r0 का मान होता है 10⁻⁻12 इंटू 8⁻1/3। इसको काट दीजिएगा तो दिस इज 3। अब वैल्यू आ गया 8⁻1/3 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 27। दिस इज योर वैल्यू। ये देखिएगा आपके पास कहता है p टाइप, राइट ना। टू ऑब्टेन p टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड प्योर सिलिकॉन। 4 ग्रुप 4 ग्रुप एलिमेंट को ध्यान रखिएगा, 4 ग्रुप एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। 4 ग्रुप एलिमेंट में 3 ग्रुप एलिमेंट को डाल दीजिएगा, स्पेशली एल्युमिनियम वाला चीज को, तो एक इलेक्ट्रॉन को लैक हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन को कमी हो जाती है बॉन्ड बनाने में, वही होल की तरह काम करता है। होल को ही हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं और उसी से हम लोग p टाइप कह देते हैं। तो एल्युमिनियम, ये ना एल्युमिनियम 3 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग 4 ग्रुप में डालते हैं। फास्फोरस 5 ग्रुप एलिमेंट है, n टाइप में बनाने में काम आती है। अब हम लोग कहते हैं ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज। ध्यान रखिएगा, तो हीट करने के बाद रेसिस्टेंस, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज करता है, इसलिए कि इसमें जो होते हैं बॉन्ड ब्रेक कर से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। मेटल में हीट करने पर आपका रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में हीट करने से रेसिस्टेंस घटता है कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। गर्म करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करता है और होल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होती है, और होल इलेक्ट्रॉन को चलने से हमारे पास करंट ज़्यादा मिलता है, रेसिस्टेंस घट जाती है, तो रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। ये दिस इज ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व, 25 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द very short questions and short question, and then there is a subjective questions. So in the 3 parts just you can revise quickly, क्योंकि मैंने हर ऑप्शन पे हर लॉ पर डिस्कशन देते हुए चले गए हैं। जस्ट आप लोग इसको सुन लें और इसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देन नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।